अ, इतने कम क्यों? चलो खैर। एक देश पर सब शासन करने वाले लोग बढ़ जाते हैं तो उस देश की जनसंख्या, उनकी नागरिक जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से राजा की बात माने। भारत के लोग भी कंफ्यूज थे जब अंग्रेजों ने शासन किया था। उसी प्रकार से बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब एक से ज्यादा टीचर्स उनके ऊपर राज करते होते हैं। एक बोलता है ये करो, एक बोलता है वो करो, किसकी सुने किसकी माने, बच्चे भी क्या करें। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, एक ऑब्जेक्ट और एक दो मार्क का क्वेश्चन। स्मरणीय बिंदु है, ब्रिटेन फ्रांस और रूस प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र थे। इस पे बना है एक ऑब्जेक्ट ही तो। दूसरे खेमे में कौन था फिर? सॉरी, दूसरे खेमे में कौन था? जर्मनी था। और कौन था? क्या हो रहा है? मेरा मुझे हम, हम मुझे मुझे माता मुझे मुझे माता मुझे मुझे तो है राधा श्याम। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव, पहले पाले में ब्रिटेन फ्रांस और रूस थे, तो दूसरे पाले में जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव बना है तो याद रखना है अपन को। ब्लूप्रिंट बंद कर देता हूँ मैं। भाप इंजन, रेलवे, ये दो आविष्कारों ने 19वीं सदी के विश्व में परिवर्तन किया। बिल्कुल, तकनीक ने जो है वो मास ट्रांसपोर्ट को, भाप का आविष्कार किसने किया था? शायद औद्योगिकरण के युग में आएगा ये चीज। अभी अगले चैप्टर का थोड़ा सा वेट करो, अगले चैप्टर में जो है वो उसमें आता है भाप का आविष्कार किसने किया वगैरह वगैरह। अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ने स्टार्टिंग इससे करी थी। भूमंडलीकृत विश्व बनने में मदद देने वाले तीन कारक: व्यापार, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोग, और पूंजी है। यही आर्थिक प्रवाह भी है ना। व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह, तीन प्रकार के प्रवाह थे जिसके कारण से भूमंडलीकृत विश्व बना। स्पेन यूरोपीय देश जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की। स्पेन के लोगों ने वही वही वो महामारी फैलाकर। दक्षिण अफ्रीका एल डोराडो किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर था। दक्षिणी अमेरिका जैसे मैक्सिको जैसी कंट्रीज जो अभी के जमाने में है, वो उनको एल डोराडो बोलते थे, एक सोने का शहर बोल देते थे, भ्रम था। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है। अमेरिका के पास, यूएसए, है ना, यूएसए। अमेरिका जब बोलते हैं तो वो महाद्वीप हो जाता है, जब हमको संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं वो देश का नाम है, यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में उसको वीटो का अधिकार, वीटो का अधिकार निषेध अधिकार कहलाता है। किसी भी प्रस्ताव को गिरा सकता है अपने को, बाकी कितने भी लोग कुछ भी बोलते रहेंगे लेकिन उसके पास अधिकार है। महामंदी के कारण 1928 से 1934 के भी भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। विज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। ये दक्षिण अफ्रीका का जब पढ़ते हैं ना तब आता है, वो जो डायग्राम बना हुआ है ना वहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताया था तब आया था। 1890 जब वो एक वो मैप बनाया था ना जिसने अजीब सा नाम था उसका, उसके बारे में बात हुई थी दक्षिण अफ्रीका के केस में। वो क्या नाम था जिसने, किसने वो मैप नक्शे बनाए थे ना, उसका नाम अजीब सा था। ये है वो ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों तक का ग्राफिक। और ये है वो हेनरी मॉर्टन स्टैनली, इसने मैप बनाया था दक्षिण अफ्रीका के।
अस्सी 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर के सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20% से भी ऊपर जा चुका था। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। बृहद उत्पादन मतलब कि बड़े लेवल पे बनाने के। तो फोर्ड के बारे में देखा था, कारें कितनी ज्यादा थी। असेंबली लाइन के बारे में बताया था मैंने, कैसे चीज आती जाती है, कारीगर काम करता जाता है। और वो टी मॉडल नाम कार बृहद उत्पादन पद्धति से पहली कार बनी हुई थी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने फिर आग लगा दी थी अर्थव्यवस्था में। लोग बाग कारें खरीद भी रहे थे, सड़कों पर गाड़ियां चलने लगी थी जबरदस्त तरीके से, है ना। रिंडरपेस्ट क्या है? तो एक बीमारी है जो कि किसको हुई थी? पशुओं को। कहाँ से पहुंची थी अफ्रीका में? भारत के एशियन, मतलब भारत से तो नहीं बोला है उन्होंने, अंग्रेज लेके गए, पहुंच गए थे अंग्रेजों के घोड़ों के माध्यम से। एशियन घोड़े थे वो। इनमें से कौन से मित्र राष्ट्र थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ब्रिटेन, जापान, रूस। जापान, फ्रांस, रूस। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की। तो यार ये लोग भी मित्र राष्ट्र थे। और ब्रिटेन और फ्रांस और रूस भी, जैसा कि पहले उसमें आया ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, वो भी सहयोगी राष्ट्र थे। ये दोनों, ये तीनों सही आंसर होगा। वैसे तो ये भी थे, लेकिन ये ज्यादा सही है। निम्न में से किस देश के पास अंतरराष्ट्रीय दोनों के पास वीटो का अधिकार है? तो अमेरिका राज्य संयुक्त, पूरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, आगे पीछे लिखा है। किस सदी से चीन से दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और वह अलग थलग पड़ने लगा? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं? ये जिक्र तो आया है, मैंने पढ़ा भी है, लेकिन इस बार जब आपको पढ़ाया ना तब इसमें ये चीज मिस हो गई। जब अमेरिका के पास जाने लगा था ना, पहले चीन के पास था। जो पावर था, वर्ल्ड पावर, चीन और एशिया भारत के पास था। चीन से सिल्क मार्ग की वजह से पूरा केंद्र जो है वो चाइना पे बना हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है, जो व्यापार का केंद्र था वो अमेरिका की तरफ खिसकने लगा था, अमेरिका की खोज के बाद। तो 15वीं सदी, ये 15वीं सदी ने चीन के दूसरे जो है अपने संबंध कम करना शुरू कर। देखो मैंने बोला था ना, अलग थलग पड़ने लगा, तो ये जिक्र आता है। 15वीं सदी के बाद चाइना ने अपने आप को कम करने लगा, और पता नहीं बहुत सारी कारण रहे होंगे उसके, उन वहाँ के राजनीतिक कारण ज्यादा रहे होंगे चाइना के। तो चीन ने अपने साथ आपको अलग थलग कर लिया 15वीं सदी से। तो जो व्यापार का केंद्र था ना वो अमेरिका की साइड चला गया। अमेरिका ज्यादा व्यापार करने लगा था, उसको फायदा भी हुआ, यूरोप से भी ज्यादा। 15वीं सदी सही आंसर होगा। चीन ने अपना जो है वो अपना रुख बदल लिया 15वीं सदी में। एशिया और यूरोप उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से तो एक ही मार्ग है, सिल्क मार्ग, है ना, सबसे पहले जिक्र आया था। निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कौन लॉ लागू किया था? तो ब्रिटेन वो देश था। कौन लॉ के बारे में अपन ने बात करी थी, कैसा कौन लॉ था, क्या था, कैसे हटाया गया? लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? तो आलू वो फसल है। गेहूं, चावल, कपास था, आलू नहीं था हमारे पास। 28 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% क्यों गिर गई? क्योंकि महामंदी आई हुई थी 1928 और से 34 के बीच में। आधुनिक युग के पहले निम्न में से किस में सिल्क रूट का प्रयोग नहीं है? धर्म के प्रचारक ईसाई, व्यापारी, मुस्लिम प्रचारक, पर्यटक? मुस्लिम प्रचारक। आधुनिक युग से पहले निम्न में से किस में सिल्क रूट का प्रयोग नहीं है? तो बाकी चीजों में है, व्यापार भी करते थे, धर्म के प्रचारक, ईसाई। ईसाई क्यों लिख दिया है इसमें? ईसाई धर्म के प्रचारक, मुस्लिम प्रचारक, पर्यटक। एक्चुअली मुस्लिम प्रचारक जो है वो सिल्क रूट से ही आए थे भारत में। तो पर्यटक तो जाहिर सी बात है थे ही। मेरे ख्याल से ईसाई धर्म के प्रचारक इससे नहीं आए, सिल्क रूट से। ये लोग समुद्री मार्ग से आए थे अपने भारत में। तो ईसाई धर्म के प्रचारक सही आंसर होना चाहिए। व्यापार तो था ही, सिल्क रूट व्यापार से ही था। पर्यटन जो है वो जो हमारा चाइना का यात्री था वो इसी रूट से बाहर अपने भारत आया था। उसका नाम अच्छा खासा है। किसी को मालूम है कि चाइना का जो पहला नागरिक था, एक तो अपने यहाँ जो वास्को डिगामा है बहुत ज्यादा, वो यूरोपीय नागरिक था, वो पहला वो था। चाइना का क्या नाम था जो यात्री आया था भारत में सबसे पहले? अच्छा नाम है उसका, फर्स्ट चाइना, फांग शांग ऐसा कुछ नाम है अच्छा खासा। देखता हूँ एक बार, नेट पे पढ़ने का मजा है। फाहियान, फाहियान, फाहियान नाम था उसका, जो पहला चाइना का यात्री था ना, जो भारत आया था, सिल्क रूट से आया था वो। दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो बोला जाए किवदंती है एक जो है वो, अफवाह फैल गई थी कि वो सोने का शहर है। किवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। गिरमिटिया विदेश में रह रहे भारतीय मजदूरों को कहा जाता है। भूमंडलीकृत की शुरुआत
अरे यार ये तो गड़बड़ मामला है। सन कैसे बोल सकते हो आप? कोई एक सन कैसे हो सकता है भूमंडलीकृत का, भूमंडलीकरण का? ये तो लगातार उधर से ही होता आ रहा है। जो चैप्टर का शुरुआत है वो भूमंडल का, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है। अ, हाँ, इसमें इनका ही आंसर देखना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो सही नहीं होगा। जो भी होगा ना, वो सही नहीं होगा। एग्जैक्टली नहीं बता सकते आप भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है वो कब से हुई थी। ये गलत है ना? एग्जैक्टली नहीं होगी, लेकिन हाँ अब इसमें जो लिखा हुआ होगा हमको वो मानना पड़ेगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन खालिस्तान वर्ष में हुआ था। वर्ष पूछ लिया है। ब्रिटेन वुड्स एक इम्पोर्टेंट वो है, मैंने पहले भी तुम लोग को बताया है। उसी में आईएमएफ और जो विश्व बैंक आना था उसी में बना था, लेकिन वर्ष पूछ लिया है। तो 1947 में तो काम करना शुरू कर दिया था इन्होंने। 1945 है जहां तक है मुझे मालूम है। 1947 में इसका औपचारिक शुभारंभ हो गया था। 1900, ब्रिटेन वुड्स कहाँ गया? निकल गया क्या ये? 1944 में हुआ था और 1947 से काम करना शुरू कर दिया था। 1947 तो याद ही रहेगा आपको। जुलाई 1944 में जो है वो सहमति बनी थी इस पे। 1944 में हुआ था। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार खालिस्तान बाजार था। देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है। नूडल्स चीन से पश्चिमी देशों में पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध 1938 से 1944 तक लड़ा गया। इसका आंसर कंफर्म करना पड़ेगा। 1938 से 1944 तक लड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें आया तो नहीं है जिक्र, लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ था। प्राचीन काल में खालिस्तान सिल्क मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। भारत में पैदा होने वाला महीन महीन कपास को निर्यात किया जाता था। यार महीन कपास ऑलरेडी है, बीच में कहाँ से कौन सा शब्द आ गया है यहाँ पर अब? महीन कपास को निर्यात किया जाता था, यही पूरा सेंटेंस है। आर्थिक मंदी की शुरुआत 1928 में हुई थी। एक बार खालिस्तान देख लेते हैं। पेज नंबर 31 ये है ना? 31 में दूसरे का, हाँ, दूसरा, 31, दूसरे का दूसरा। एक तो इतने लंबे चौड़े पीछे दिए हैं आंसर। 31, दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा 1900 से शुरुआत हो रही। वाह बहुत बढ़िया भूमंडलीकृत, बहुत बढ़िया। याद रखना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, बोर्ड है हमारा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगी। 1900 के दशक में शुरुआत हुई भूमंडलीकृत विश्व के बनने की। बहुत बढ़िया। उसके बाद है विश्व व्यापार के स्वरूप का आधार खालिस्तान बाजार था। तो एक बार चौथा और देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार, चौथा, दूसरे का चौथा, वस्त्र बाजार। हाँ ये सही है कई मायने में। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध छठवा, 1939 से 45 तक। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, कई बुक जिक्र आएगा 1938 का। 38 से ही घटनाएं शुरू हो गई थी। अब बुक लिख रही तो हमको मानना पड़ेगा 1939 से 1945 तक। और प्रथम विश्व युद्ध अगस्त 1914 से 1918 तक। 1929 आखिरी वाले का है। महामंदी देखना इधर 1928 बोल रहे हैं, महामंदी साफ साफ। और इसमें आंसर लिखा हुआ आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, 1929 लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी आर्थिक मंदी यहाँ पर दिख जाएगा आपको कि 1928 के बीच जो है वो शुरुआत हुई थी महामंदी की। इसी के बीच जो है वो आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई थी। भारत में इसका असर 1928 से ही हुआ था। दोनों सही है मतलब। ठीक है, चलो, इसमें एक डाउट क्लियर हो गया। भारत में जो है उसका असर 1928 से शुरू हुआ था, और महामंदी की शुरुआत 1929 में मानी जाती है। चलो मान लिया। मक्का आयात पर प्रतिबंध, कौन लॉ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। सूत काटने की मशीन का आविष्कार, हारग्रीव्स, जेम्स हारग्रीव्स।
पूरा नाम है जेम्स हारग्रीव्स। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, ये तो शायद पहले ही पढ़ चुके हैं। WTO, दूसरे सन उसमें पढ़ा था अपन ने। WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार, शायद वैश्विक उसमें पढ़ा था अपन ने, वैश्वीकरण वाले चैप्टर में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? मेरे जन्मदिन पे, 1995 में। शायद वैश्वीकरण के पढ़ा था। कहीं को याद आ गया होगा। रिंडरपेस्ट था पशु रोग। भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। कब? 1928 से 1934 के बीच में। कार निर्माता हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी है बहुत बड़ी। नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। इसका देखना पड़ेगा। तीन आखिरी के क्या है? नई अर्थव्यवस्था क्या क्या हो चुका है? जेम्स हर्फ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हेनरी फोर्ड भी हो गया, पशु रोग भी हो गया, सिंचित क्षेत्र, नहर कॉलोनियां सिंचित क्षेत्र आएगा। नहर कॉलोनियां सिंचित क्षेत्र। नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ईस्ट इंडिया कंपनी का हाउस लंदन में होगा। और नई अर्थव्यवस्था इसका ही होगा, NEO, न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, NEO क्या था? न्यू इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। एक वाक्य मतलब, एक ही सदस्य की असहमति किसी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है, इसको क्या कहते हैं? वीटो, निषेधाधिकार। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया है? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया है? ब्रिटेन। ब्रिटेन भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन ज्यादा सही होगा। सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का उपयोग था। क्या उपयोग था? कौड़ियों का उपयोग मुद्रा के रूप में करते थे। किसी दूसरे राष्ट्रों के आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? आयात शुल्क। 19वीं सदी में लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे? ये तो भाई फैक्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें आया था। 1890 में दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? दक्षिण अफ्रीका। भारत में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? बकवास ना करो यार, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा इसका आंसर। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? मेरे ख्याल से 1991 से आंसर होना चाहिए, जब अपने वाले मनमोहन सिंह वाले का बार बार रिपीट करता हूँ मैं उसका जिक्र। 1990 के दशक में। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? किस क्रांति के बाद हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्रांति कहाँ से आ गई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स संस्थान है, IMF और विश्व बैंक। G77 क्या है? तो कई विकासशील देशों ने, जब उनको ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन मतलब ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं से लाभ नहीं मिला, तो उन्होंने अपना खुद का एक संस्थान बना लिया जिसको G77 बोलते हैं। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को आर्थिक मदद पहुंचाना है ना। अब आंसर देख लेते हैं इसके। सातवें का, भारत में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? आठवें का, सातवां औद्योगिक क्रांति के बाद। यूरोपीय संघ और कॉर्न लॉ। G77 किस क्या है? कॉर्न लॉ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या आंसर दिया है? G77 10th वाला क्वेश्चन है। कॉर्न लॉ, वाह। भाई ये लोग तुमको कल्याण करवा देंगे। गलत है ये। कॉर्न लॉ कहाँ से आ गया उसमें? G77 में। दूसरे का अलेक्जेंड्रिया है। एक शब्द में उत्तर। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया है? इसका आंसर अलेक्जेंड्रिया है। पता नहीं चैप्टर में कहाँ आया, मेरे को तो नहीं मिला। तीसरे का क्या था? एक शब्द में था तीसरे का, करेंसी या मुद्रा के रूप में, ये तो सही था मतलब। आखिरी वाले का गलत है ना। G77 वो कहीं से कहीं तक कॉर्न लॉ से संबंधित नहीं है। भारत में 1928 से 1934 के बीच देश में आयात निर्यात घटकर आधे रह गए थे, सही है।
टी मॉडल नाम का कार का उत्पादन पद्धति से पहली बनी कार थी। कार उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। बृहद कार उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। वो ज्यादा सही होता, लेकिन उन्होंने सही करा होगा। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। रिंडरपेस्ट 1980 में 1890 में फैला था। यार ईयर याद रखना पड़ेगा। रिंडरपेस्ट मालूम है आपको, पशुओं की बीमारी, दक्षिण अफ्रीका का कांड कर दिया था जिसने, है ना। 1890 सही है। वेल्स नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना उत्पादन में सबसे छोटा और आसान रास्ता, सही है। 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर में सोना उत्पादन में अफ्रीका का 20% उपज आ जाएगा, सही है। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, बिल्कुल सही है। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था, सही है। प्रथम विश्व युद्ध में 90 लाख से लोग मारे गए थे, 2 करोड़ घायल हुए, बिल्कुल सही है। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन में विख्यात बने था, सही था। सही है। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन घटने लगा था, नहीं बढ़ेगा। औद्योगिकरण के बाद से ब्रिटेन में कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। लघु उत्तर प्रश्न 2 नंबर के आना है, तो देख लेते हैं। इसके 25 क्वेश्चन है। 2500 बनते हैं कि नहीं बनते, अपन से कुछ नहीं बनेंगे। उसको भी देखते हैं। आयात शुल्क से क्या आशा है? जब सरकार दूसरे देशों से आने वाली वस्तुओं पर कुछ कर लगा देती है, उसे हम आयात शुल्क बोलते हैं। कीमतों को, अपने यहाँ की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है, दूसरे देशों से आने वाली चीजों पर कुछ टैक्स लगा देती है, कर लगा देती है, उन्हें हम आयात शुल्क कहते हैं। सिंपल है ना। सरकार अपने यहाँ मतलब सरकार अपने क्षेत्र में वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करने के लिए, कम नहीं, नियंत्रित करने के लिए बाहर से आने वाली चीजों पर कुछ टैक्स लगा देती है। टैक्स लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। टैक्स लगा देती है, कर लगा देती है, उसे ही आयात शुल्क कहा जाता है। द्वितीय विश्व में मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों के नाम स्पष्ट बताइए। तो वही जो 3 मित्र राष्ट्र थे, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये ब्रिटेन मित्र राष्ट्र थे, और जो इनके खिलाफ लड़ रहे थे, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की, और एक और था ना, ऑस्ट हंगरी, भूल गया मैं। एक और देश का नाम क्या था जो उसमें थे वो, हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और ऑटोमन तुर्की। 2 देश थे, मतलब ज्यादा थे इससे दूसरे खेमे में। अगले में, वीटो या निषेध अधिकार क्या है? तो अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को आईएमएफ और विश्व बैंक में निषेध अधिकार प्राप्त है। ये निषेध अधिकार उसे किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ शक्ति देता है कि वह किसी भी प्रस्ताव को नकार सकता है, मना कर सकता है ना। इसे ही हम निषेध अधिकार कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी राष्ट्र कौन से थे? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। अगस्त 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। इसमें सहयोगी राष्ट्र के रूप में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस देश थे। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन सी थी? यही थी, इन्हीं को दूसरी तरह से पूछा हुआ है। तो संयुक्त वो जो मित्र राष्ट्र थे और जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उनके नाम लिखना है बस। हायर परचेज व्यवस्था क्या थी? हायर परचेस व्यवस्था थी, जो आपने देखा ना, वो जो फोर्ड कंपनी ने बनाया था। फोर्ड कंपनी का उदाहरण लेके समझाओगे कि हायर परचेस व्यवस्था में माल का उत्पादन बृहत स्तर पर किया जाता है, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेचकर प्रॉफिट कमाया जाता है, और उन प्रॉफिट को कर्मचारियों के साथ शेयर किया जाता है। तो हायर परचेज व्यवस्था यही होती है, बृहत उत्पादन। फोर्ड का उदाहरण लिया था, फोर्ड कंपनी ने कैसे जो है वो बृहत उत्पादन इकाई स्थापित करी, फोर्ड के टी मॉडल कंपनी कारों की। कॉर्न लॉ क्या था? ब्रिटेन ने अपने देश में कॉर्न मतलब भुट्टे, मक्का की कीमत जो अपने अपने देश में, देश के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बाहर से आने वाले मक्के पर आयात शुल्क बढ़ा दिया, जिसके कारण से जिसके कारण से ब्रिटेन में जो मांग थी मक्के की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण से उन वहां पर मक्कों की कीमतों में उछाल आ गया। अंततः ब्रिटेन सरकार को आयात शुल्क वापस लेना पड़ा, जिसके कारण से बाहरी मक्का ब्रिटेन में बिक सकी, है ना। कौन लो यही था। विनिमय दर व्यवस्था का अर्थ बताइए। विनिमय दर मतलब किसी भी देश की मुद्रा का मूल्यांकन करना होता है किसी अन्य देश की मुद्रा से। विनिमय दर 2 प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और लचीली विनिमय दर।
स्थिर विनिमय दर पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार नियंत्रित करती है, जबकि लचीली विनिमय दर परिवर्तनशील होती है, ये लगातार समय के साथ बदलती रहती है। विनिमय दर के बारे में, विनिमय दरों के नाम बताइए, अगला क्वेश्चन यही है। दो प्रकार की विनिमय दर होती है, एक स्थायी विनिमय दर, दूसरी लचीली या अस्थायी विनिमय दर। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम का क्या अर्थ है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसको बोलते हैं? ऐसी कंपनियां जिनका व्यापार एक या एक से अधिक देशों में फैला हुआ होता है, उन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ब्रेटन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अमेरिका के एक न्यू हैम्पशायर देश में किया गया था ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। 1944 में ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ था और 1944 में हुआ था। न्यू हैम्पशायर, हैम्पशायर न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था 1944 में, अमेरिका में, है ना। अगर अमेरिका भी लिख दोगे, अगर भूल जाते हो न्यू हैम्पशायर तो भी चल जाएगा, अमेरिका में हुआ था। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? यह संकट कब तक बना रहा? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से मानी जाती है और ये 1934 तक बना रहा था। प्रथम, यार 1934 सही है? वो तो भारत में था सर। 1935 ही था, सही है। प्रथम कार निर्माता का नाम, कार मॉडल का नाम बताइए। तो प्रथम कार निर्माता का नाम था फोर्ड और मॉडल का नाम था टी मॉडल, टी। ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र कहाँ था? ब्रिटेन में। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का निर्यात कहाँ किया जाता था? ब्रिटेन में। भारत के ज्यादातर अनुश्रमित श्रमिक किन इलाकों से जाते थे? से जाते थे मतलब भारत के किन इलाकों से जाते थे? ज्यादातर अनएजुकेटेड वाले लोग जो रहते थे, बिहार उत्तर प्रदेश से जो है, सबसे पश्चिम बंगाल से भी जाते थे। यहाँ पर आता है जिक्र, गिरमिटिया मजदूर का जहाँ जिक्र आता है ना, वहां पर बच्चे लिखा हुआ है, जहाँ वो तख्ती लेकर खड़े हैं ना, वहां पर आता है। स्टेट का नाम बताना पड़ेगा अपन को। ये देखो यहाँ है। कहाँ जाते थे ये लिखा हुआ है, कहाँ से जाते थे ये नहीं लिखा हुआ है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु को सूखे इलाके से जाते थे। ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक जो है इधर से जाते थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मतलब मध्य भारत, उस टाइम मध्य प्रदेश नहीं था, तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। हाँ 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 हाँ। 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थी? बेरोजगारी, भुखमरी और मंदी, कम कम अति उत्पादन। अति उत्पादन में भुखमरी कैसे हो सकती है? 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थी? गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी। अमेरिका के मूल निवासियों के लिए कौन सी बीमारी जानलेवा साबित हुई? चेचक। श्रम के प्रभाव का क्या अर्थ? इसका केवल एक एक शब्द में आंसर लिख के जाओगे, चेचक, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना ना। यूरोपीय देशों ने जैविक युद्ध के अंतर्गत, जैविक युद्ध का अपनाते हुए चेचक नामक बीमारी अमेरिका में फैला दी, जिससे ताकि वह अमेरिका पर कब्जा कर सके। श्रम के प्रवाह का क्या अर्थ है? श्रम का प्रवाह का अर्थ है मजदूरों का एक देश से दूसरे देशों में जाना। गिरमिटिया मजदूर श्रम प्रवाह के अंतर्गत ही आते हैं। द स्मिथ फील्ड क्लब पशु बाजार क्या है? ये वो तस्वीर के बारे में है जहां पर मजदूर बिक रहे थे। केनॉल कॉलोनी किसे कहा जाता था? आइडिया नहीं है। सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली कौन थे, ये क्यों प्रसिद्ध थे? सर हेनरी मॉर्टन भैया स्टैनली। आपका साउंड बहुत स्लो आ रहा है। सभी को कम आ रहा है क्या? नहीं भैया। बाकी लोग को बराबर आ रहा है? पूर्वा, साउंड तेरे पास कम आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है ना? तो देख तेरे से थोड़ा सा, हो सकता हो
मैं माइक्रोफोन का सेटिंग पे देख रही है कि हाँ। मैं श्रम के प्रभाव का अर्थ 10 मिनट फील्ड का केनॉल कॉलोनी किसी का नहीं मालूम, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली कौन थे, क्यों प्रसिद्ध थे? दक्षिण अफ्रीका भेजा गया था। एक वो थे, रिपोर्टर थे, और दक्षिण अफ्रीका खोज के लिए भेजा गया था, और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के नक्शे तैयार किए थे, जिससे यूरोप के कई देशों को दक्षिण अफ्रीका पर बाद में कब्जा करने में सहायता मिली। ये इसलिए प्रसिद्ध थे। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, आपको बहुत अच्छे से पता है। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पूरी दुनिया जो है वो अर्थव्यवस्था के गड़बड़ाने के कारण से परेशान थी, तभी ब्रिटेन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, और वहां पर इस आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए दो संस्थानों को का जन्म हुआ, जिसे हम IMF और विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। अफीम युद्ध का क्या अर्थ है? अफीम युद्ध का कोई यकीन मानो कुछ नहीं। अफीम के बारे में आपको जो पता है, जैसे मैंने बताया था, अफीम की खेती जो है वो करवाते थे अंग्रेज हमसे, और वो अफीम हमसे खरीद कर चाइना को बेच देते थे और उस पर मुनाफा अर्जित करते थे। तो इस प्रकार का, ये एक प्रकार का इसी को जो है वो अफीम युद्ध इसको क्यों बोलेंगे, लेकिन हाँ, जो अपन को मालूम है कम से कम वो तो लिख देंगे हम। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं ये लोग। चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि कंक्लूड कर सकें चैप्टर को, नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें।